हेलो फ्रेंड्स, तो वीक हेड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम एम स्टॉक्स के चार्ट यूज़ करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से ही। तो निफ्टी की मैं अगर बात करूँ 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी हम एनालिसिस करेंगे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा। तो निफ्टी में ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड है दोस्तों, वो मैं अभी तक समझता हूँ कि अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन सकती है कमिंग वीक में। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ओवरऑल जो सेटअप है आप देखोगे तो वो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है पूरा सा। अब मैं आपको इसमें कुछ लेवल्स की अगर बातें करूँ तो प्रीवियसली हमने जो चार्ट्स पे देखे हैं वो अप्रॉक्स ये एक सपोर्ट एरिया था, जहाँ यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस आया था और एग्जैक्टली हम इधर से ब्रेक डाउन हुए थे, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और पूरे वीक ऑलमोस्ट वो चौपी रहा, धीरे धीरे नीचे ही ग्लाइड करते रहे। एंड इस वीक के एंड में फ्राइडे को एक अच्छी रैली आई थी जो इस लेवल को अभी तक हम ब्रेक नहीं कर पाए। तो जब तक ये लेवल के नीचे है, एक्चुअली तो पूरा जो गैप डाउन, ये जो गैप वाला एरिया है, जब तक हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं मेरे लिए ट्रेंड नीचे की तरफ ही रहेगा या ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में ही चलेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमें क्या लग रहा है हम वो बातें नहीं कर रहे हैं, चार्ट्स पे जो दिख रहे हैं वो बातें कर रहे हैं। तो चार्ट्स पे फिलहाल डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है एंड दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि कमिंग वीक में हम यहाँ से वापस से निफ्टी को नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल हम कब बोलेंगे कि हो गया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्स ये जो लेवल है इसके ऊपर निकल जाएंगे। 17,300 का लेवल है। अगर ये 17,300 के ऊपर कमिंग वीक में हम निकलते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि हम ट्रेंड शिफ्ट कर रहे हैं और एक अप ट्रेंड में वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं। जब तक ये लेवल फिलहाल जो चार्ट्स पे दिख रहा है होल्ड कर रहा है, तब तक हम डाउन ट्रेंड ही अज्यूम करेंगे और निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू होगा। दैट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो इसको जस्ट एक हम पुल बैक कंसिडर करेंगे। जो फ्राइडे को बहुत अच्छी रैली आई थी, ये एक पुल बैक था जो कि काफ़ी टाइम से ओवर ड्यू था। तो इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैं आप लोग के साथ जो एनालिसिस शेयर की थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक पुल बैक, बट देन वो पुल बैक आया नहीं था और ये वीक के एकदम एंड में आया। तो कमिंग वीक में हम वापस से एक डाउन साइड का मूव देखेंगे और निफ्टी को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रीवियस लोज है उसको भी हम टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं, जो कि 16,800 के आसपास के लेवल्स हैं। सो दैट इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि हम और नीचे जाता हुआ देखेंगे। तो हमारी एनालिसिस भी हम सारी सेल ऑन राइज टाइप की अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिल रही है उस पर ही रखेंगे। और बैंक निफ्टी की भी अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। ये एक डाउन ट्रेंड था जिसमें आप देखोगे तो इसमें भी कोई खास पुल बैक नहीं आया। और एक्चुअली तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट वीक में कि यहाँ से कहीं हम पुल बैक देख सकते हैं और फिर रिवर्सल देखेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ था और नीचे गए थे। एंड फाइनली इस वीक हमने पुल बैक देखा है और सेम उसी तरीके से आप देखोगे तो ये एक गैप एरिया है जो मोस्ट प्रोबेबली जब तक फेल होके इसके ऊपर हम नहीं निकल जाते हैं तो बैंक निफ्टी भी एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ऐसा मैं अज्यूम नहीं करूंगा। क्योंकि सेम बात की मुझे क्या लगता है वो बात नहीं कर रहे। चार्ट्स तो फिलहाल डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है और चार्ट्स यही बोलते हैं कि जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है डाउन ट्रेंड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कमिंग वीक में ऑफकोर्स हम इसको भी और नीचे जाता हुआ देख सकते हैं। और जो बैंक निफ्टी के लोस थे 37,400 के आसपास के, वो हम कमिंग वीक में वापस से टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। तो स्टॉक्स में सेल ऑन राइज कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मेटल सेक्टर में दिख रही है। तो उसके कुछ स्टॉक्स में आपके एनालाइज करता हूँ। सबसे पहला एक स्टॉक है सेल। ओके गाइस, तो ये सेल के हम चार्ट पे आ गए। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें आप देखोगे तो अगर हम जोन्स ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे तो इस टाइप का एक जोन मिलेगा जो प्रीवियसली एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था सेल में। आप देखोगे तो यहाँ पे बाउंस बैक था, उसके बाद ओवरऑल ये एरिया में कोई खास बाउंसेस नहीं थे। ओके, ये एरिया को भी हम ऐसा बोल सकते हैं एक सपोर्ट मिला था। इधर भी बाउंसेस थे, इधर भी बाउंसेस थे, इधर भी बाउंसेस थे। लेकिन फाइनली ये एरिया जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है उसके बाद कोई खास पुल बैक नहीं था और इसी एरिया में रिटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं सेल, ऐसा मुझे लगता है। तो कमिंग वीक में हम सेल में भी नीचे के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोज हमने देखे थे इस वीक 73.65 के आसपास, उसको भी हम वापस से नेक्स्ट वीक में टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी सेटअप और सेल में भी बेरिज सेटअप बन सकता है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और दूसरा एक है वेदांता। मेटल सेक्टर में जो मुझे दिख रहा है सेम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो वेदांता में ये ओवरऑल एक अप ट्रेंड था और यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन शुरू हुआ है और जो ब्रेकडाउन शुरू हुआ है सेम उसमें भी आप देखोगे तो इधर से जो एक पुल बैक आना चाहिए जिस टाइप से चार्ट्स नॉर्मली वर्क करते हैं, ऐसा नहीं हुआ और फाइनली और नीचे जाके अब ये एक पुल बैक आया है। और इसमें भी सेम जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया ओवरऑल उस टाइप का ही सेटअप है। ये जो एक बड़ा गैप था, ये गैप जब तक फिल नहीं होता और इसके ऊपर नहीं ट्रेड करते हैं, 280 के ऊपर जब तक हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो वेदांता में भी मेरे व्यूज बैरिश ही रहेंगे और नीचे की तरफ की अपॉर्चुनिटीज सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज ही मैं सर्च करने की ट्राई करूंगा। सो मेरा ऐसा मानना है कमिंग वीक में अगर निफ्टी में हम डाउन साइड का मूव देख रहे हैं तो इसमें भी हम नीचे की तरफ आता हुआ देख सकते हैं स्टॉक को भी। और जो नीचे के लेवल्स है सेम उसी तरीके से 256 के आसपास इसको कमिंग वीक में आता हुआ देख सकते हैं। ये 256 को भी टेस्ट कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी सेटअप। एंड बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो आईसीआई बैंक जैसे करते हैं, ऐसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है
लेकिन उसमें भी सेटअप थोड़ा बेरिश ही बन रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाता हूँ। तो इधर से ये एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से जो चलती हुई जा रही थी और यहाँ पे फाइनली वो ब्रेक हुई थी, और ब्रेक होने के बाद कोई रिटेस्ट या सेम कोई पुल बैक क्यों मार्केट्स में नहीं आया, तो ज़्यादातर स्टॉक्स में भी नहीं आए थे। एंड बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो HDFC और ICICI बैंक दोनों का उस टाइप का ही दिख रहा है। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते 880 के, तब तक हम कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस बेरिश तरफ ही रखेंगे। और अगर बैंक निफ्टी को हम जाता हुआ नीचे देखेंगे कमिंग वीक में, तो ये स्टॉक को भी नीचे जाता हुआ देखेंगे। बट देन ICICI बैंक को शॉर्ट सेल करने से तो मेरा मानना है HDFC बैंक को शॉर्ट सेल करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ICICI बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो अभी स्ट्रॉन्ग तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो सबसे पहले वो भागेगा। तो नीचे की तरफ की हम अगर एनालिसिस रखते हैं तो HDFC बैंक को शॉर्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये HDFC बैंक का चार्ट है दोस्तों। इसमें भी आप देखोगे तो ओवरऑल इधर एक जो स्ट्रक्चर बना था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद वन साइड मूव नीचे आया, कोई पुल बैक नहीं आया, और फाइनली ये एक पुल बैक हमें ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद देखने मिला। सो ये सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी, ऐसा मेरा मानना है। और सेम इसी तरीके से जो गैप लेवल्स है ये जब तक फिल नहीं होते हैं, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा। तो HDFC बैंक में मैं ऐसा समझूंगा 1450 के लेवल्स जब तक क्रॉस नहीं होते डिसाइसिवली, तब तक ट्रेंड नीचे की तरफ ही है और सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। और जैसे हम इसको नीचे HDFC बैंक बैंक निफ्टी को नीचे जाता हुआ देखेंगे तो HDFC बैंक में भी आपको ये नीचे की तरफ मूव देखने मिलेगा, क्योंकि जब स्टॉक्स नीचे जाते हैं तब इंडेक्सेस नीचे जाते हैं। और एक और स्टॉक की बात करूँ तो ऐसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जिसको मैं शॉर्ट सेल करना ऐसे तो पसंद नहीं करता हूँ, पर एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है जो कि हाई प्रोबेबिलिटी छोटे रिस्क से बड़ा रिवॉर्ड का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो आप देखोगे तो ये प्रीवियसली कुछ रेसिस्टेंस एरियाज थे और मार्केट जब गिर भी रहा था तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पा रहा था, पर इस एरिया से बार बार रिजेक्ट हो रहा था और फाइनली ये नीचे गया और इसी एरिया में एग्जैक्टली आके खड़ा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस है इस एरिया का काफ़ी छोटा है। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर 7420 के ऊपर निकल जाता है तो ऑफकोर्स स्टॉप लॉस हिट होंगे, अगर हम यहाँ से कोई बेरिश ट्रेड सेटअप ढूंढते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस एरिया तो हमें ये दिख ही रहा है चार्ट पे। और नीचे की बात करें तो ऑलमोस्ट 7050 के भी टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं कमिंग वीक में। और इसमें भी बेरिश एनालिसिस हम रख सकते हैं, क्योंकि ये सेटअप इस टाइप से दिख रहा है। आपको ओवरऑल बड़ा सेटअप दिखाऊं इसका कैसा दिख रहा है, तो वो मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। तो इसके बड़े स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है दोस्तों, वो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी और ये जैसे ही ब्रेक हुई है ये स्ट्रक्चर में से ये डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये इसका एक्चुअली एक वो ब्रेक एरिया था जहाँ से वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई थी, और इसी जगह पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस मिल रहे हैं। तो ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है। ऐसे मैं जैसे आपको बताया बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो भी मैं उसमें ये सेटअप आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव इसमें आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ये ओवरऑल ये जो एक रेंज है, ये रेंज के अंदर घूमेगा तो नीचे की तरफ भी अगर आएगा तो अच्छे टारगेट्स अचीव होंगे। और इसमें आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसके लिए बजाज फाइनेंस में शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ। सो और एक और फाइनल स्टॉक की बात करते हैं जो कि है मन्नापुरम फाइनेंस। ओके गाइस, तो मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट ओपन हो गया। और मन्नापुरम फाइनेंस की मैं आपको बात करूँ तो आप देखोगे तो चार्ट पे आपको ये प्रीवियसली एक इम्पॉर्टेंट एरिया है ऐसा आपको दिखेगा चार्ट पे, जिसमें कि आप देखोगे तो ये एरिया एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा था काफ़ी टाइम के लिए, और फाइनली यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकडाउन हुआ और अभी हम वापस इस एरिया को रिटेस्ट करने आ रहे हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं आगे इधर रिटेस्ट कर चुके हैं, बट देन दिस वाज नॉट अ प्रॉपर पुल बैक। ये तो खाली एक फॉल पुल बैक और फिर फॉल था। ये वो जो रेस्ट, तो ओवरऑल वापस से हम इस एरिया के आसपास आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मन्नापुरम फाइनेंस में भी वापस से यहाँ से रिजेक्शन हम देख सकते हैं। एंड देन ये जो नीचे की तरफ का एरिया है 91 का लेवल है, 91 का लेवल भी हम इसमें आता हुआ देख सकते हैं। दैट इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। और इस टाइप के जब स्टॉक्स नीचे की तरफ जाते हैं तो ये एक्जैक्टली हमको अगर वीक के लिए ऐसा दिखता है कि पूरे वीक में हम इसको धीरे धीरे नीचे आता हुआ देख सकते हैं। तो इंट्राडे में भी आप अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है शॉर्ट सेल करके कमाने के लिए, क्योंकि ऐसे सीधा वन लाइन में नीचे नहीं जाते स्टॉक्स। तो ज़्यादातर वो किस तरीके से जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादातर अगर हमारे पास एनालिसिस है कि नीचे जाना है तो इस तरीके से हायर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए जाएंगे, और जो लोअर हाइज बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है ट्रेड करने के लिए। बट देन इंट्राडे ट्रेड में आपको बताना चाहूँगा ब्रोकरेज भी आपको रेगुलरली लगती रहती है, काफ़ी ज़्यादा लगती है। सो आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एम स्टॉक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट एम स्टॉक्स इज दैट कि यहाँ पे 999 प्लस GST आप एक बार पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज में आपको ट्रेड करना मिलता है। इंट्राडे में भी, स्विंग ट्रेडिंग में भी, पोजिशनल में भी आपको जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए रहेगा। FNO सेगमेंट के अंदर भी
एंड देर आर नो एनी हिडन चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस, जस्ट 999 प्लस जीएसटी आपको एक बार पे करना होता है एंड लाइफ टाइम के लिए आपकी ब्रोकरेज फ्री हो जाती है। एंड इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आपको मैं इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले ब्रोकरेज में कितनी सेविंग्स हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पेज पे लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि इसमें आप एम स्टॉक में ट्रेड करते हो तो कितनी सेविंग्स आप कर सकते हो। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करते हो परसेंटेज बेसिस पे तो हम देंगे नहीं चार्जेस, क्योंकि अगर आपको पुराना ब्रोकर यूज कर रहे हो तो बहुत हेफ्टी चार्जेस होते हैं परसेंटेज बेस पे। पर अगर आप कोई अभी डिस्काउंट ब्रोकर भी यूज कर रहे हो जिसमें कि हम 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का पे करते हैं, और मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इंट्राडे में 3 से 4 ट्रेड भी आप रोज लेते हो तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स 8 हो जाएंगे। अगर आप 4 ट्रेड्स भी लोगे तो बाय और सेल मिला के 8 ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो उसमें भी आप देखोगे तो आप ईयरली 38,400 रुपीज सेव कर सकते हो, विच इज़ अ बिग सेविंग। सो यू कैन यूज दिस ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अपना खुद का आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप कितने ट्रेड करते हो और क्या चार्जेस पे करते हो, उसके बाद आपको कितनी सेविंग्स होने वाली है आपको पता चल जाएगा इसमें। और दोस्तों इसके जो ब्रोकरेज प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइसिंग में जाके तो आप देखोगे इसमें 2 प्लान है, एक 999 प्लस जीएसटी, उसमें 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम, फिर उसके बाद आपको कभी कुछ नहीं देना है एज अ ब्रोकरेज। और दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें 149 प्लस जीएसटी चार्ज लगता है, उसमें नॉर्मल डिस्काउंट ब्रोकर की तरह 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आप ट्रेड कर सकते हो, उतना 20 रुपीज़ पे करके। और एक ऑप्शनल आपके पास 999 प्लस जीएसटी का ऑप्शन है जिसमें कि आप वन टाइम 999 प्लस जीएसटी पे करते हो तो लाइफ टाइम एएमसी भी फ्री हो जाता है। तो दीज आर द चार्जेस ऑफ एम स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। तो अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट खोलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हैं। आई होप वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर करना। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.